हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोष, उपकोष और कक्षक। जब हम परमाणु पढ़ते हैं या परमाणु के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे कुछ टर्म आते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता या फिर हम उनके बारे में जान नहीं पाते। जैसे कि कोष क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं, कक्षक क्या होते हैं, ये परमाणु में कहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसे टर्म बार बार हमारे सामने आते हैं बट इनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में इनसे जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी डाउट हैं, मैं आपको आज क्लियर करूँगा और हर एक टॉपिक के लिए मैं आपको इमेज और वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है ताकि आप जान सकें कि परमाणु में कोष, उपकोष और कक्षक कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषता है और इनका क्या महत्व है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट में हम कक्ष और कक्षक में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम परमाणु के बारे में जानें। हम सभी जानते हैं कि परमाणु के मध्य में एक संरचना पाई जाती है जो कि धनात्मक होती है, जिसे हम कहते हैं नाभिक। और नाभिक धन आवेशित इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन पाए जाते हैं जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अब नाभिक के चारों ओर एक सर्कुलर अर्थात एक वृत्ताकार पथ होता है। इस वृत्ताकार पथ को हम कहते हैं कोष। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पाया जाता है। इस वृत्ताकार पथ को ही हम कहते हैं कोष और इसी वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो नाभिक के जो सबसे नज़दीक होता है वो पहला कोष होता है, उसके बाद दूसरा कोष, उसके बाद तीसरा कोष। इस तरह अनेक कोष परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। कोष को हम KLMNOPQ इस प्रकार अनेक कोष होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम लोगों को KLMN ही दिखाई देता है बट आप याद रखिएगा इनके अलावा भी और भी कोष होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कोष जो होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं। इन्हें हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, जैसा कि बोर के परमाणु मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा जब हम क्वांटम संख्या पढ़ेंगे तो क्वांटम संख्या में हम कोष को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो हमें किसके बारे में बताता है? कोष के बारे में बताता है। और मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आइए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कोष को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल जिसे कहते हैं, और इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं जिसे स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपकोष के बारे में। आइए देखते हैं कि परमाणु में उपकोष कहाँ पाए जाते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो कोष होते हैं उन्हें KLMN इत्यादि से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो कोष होते हैं नाभिक के चारों ओर, इनके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान अलग अलग होता है। जैसे पहला कोष होता है तो n का मान 1, दूसरा होता है तो 2, तीसरा कोष होता है तो n का मान 3 और चौथा कोष होता है तो 4 होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें उपकोष की, तो जो हमारे कोष होते हैं, कोष भी छोटे छोटे खंडों में डिवाइड होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं उपकोष। तो पहला जो कोष है वो उसमें केवल एक ही उपकोष पाया जाता है, जबकि जो हमारा दूसरा कोष है उसमें 2 उपकोष होते हैं। याद रखिएगा, पहले कोष K में केवल एक उपकोष पाया जाता है, दूसरे कोष L में 2 उपकोष पाए जाते हैं, तीसरे कोष M में 3 उपकोष पाए जाते हैं, उसी तरह चौथे कोष N में 4 उपकोष पाए जाते हैं। तो ये जो कोष होते हैं वह छोटे छोटे खंडों में डिवाइड होते हैं जिसे हम बोलते हैं उपकोष। तो आइए जानते हैं कि KLMN इत्यादि में कौन कौन से उपकोष पाए जाते हैं और उपकोष को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो जो उपकोष होते हैं उन्हें हम SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहला कोष K होता है उसमें केवल S उपकोष पाया जाता है, जबकि दूसरे कोष L में S और P 2 उपकोष पाए जाते हैं, तीसरे कोष M में SPD ये 3 उपकोष पाए जाते हैं, वही चौथे कोष N में SPDF उपकोष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो उपकोष होते हैं उन्हें हम उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और यदि हम बात करें क्वांटम संख्या की तो इन्हें हम द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं जिसे हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। और उपकोष कौन कौन से होते हैं आप याद रखिएगा, SPDF। तो कोष होते हैं KLMN और उपकोष होते हैं SPDF। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कक्षक के बारे में। कक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होता है, ये परमाणु में कहाँ पाया जाता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो कोष होते हैं वे छोटे छोटे खंडों में विभाजित होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं उपकोष। अब यदि हम इन उपकोष के स्ट्रक्चर के बारे में जानें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है, मतलब एक त्रिविम संरचना होती है। और इस त्रिविम संरचना में इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की संभावना होती है, अर्थात अगर हम बात करें जो सबसेल हैं, उन सबसेल में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उस स्थान को हम बोलते हैं ऑर्बिटल अर्थात कक्षक। आई होप आपको समझ में आ गया कि कक्षक किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम कक्ष की, क्योंकि ये भी वर्ड आया था। तो जो कोष होते हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल, सेल को ही हम बोलते हैं कक्ष या फिर ऑर्बिट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कोष, उपकोष और कक्षक के बारे में जाना। वही बात करते हैं अगर हम कक्षक की, तो कक्षक को हम चुंबकीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। वहीं हम लोगों ने पढ़ा था कि कोष जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं K, L, M, N। वहीं उपकोष की बात करें तो इन्हें हम प्रदर्शित करते हैं S, P, D और F से। और जो कक्षक होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उन्हें हम इस बॉक्स से प्रदर्शित करते हैं और इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो क्यों 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जितने भी क्वांटम संख्या के बारे में हम लोगों ने बार बार सुना, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। बस आप यहाँ पर ये जानिए कि कोष को हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, उपकोष को हम दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं और कक्षक को चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कोष, उपकोष और कक्षक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उपकोष कौन कौन से हैं, किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनकी संरचना क्या है तथा इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि उपकोष जो होते हैं S, P, D और F होते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 अलग अलग एक्सिस हैं, अक्ष है, X है, Y है और Z है। और ये अलग अलग 3 एक्सिस परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो आप मान सकते हैं कि ये एक परमाणु है। अगर हम बात करें s ऑर्बिटल की, तो s ऑर्बिटल की जो संरचना होती है गोल होती है। यह एक खोखले बॉल के समान संरचना होती है। तो याद रखिएगा s ऑर्बिटल की संरचना कैसी होती है, गोल होती है। अब यदि पहले कोष में जो s ऑर्बिटल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं 1s। यदि वही अगर हम बात करें दूसरे कोष में s ऑर्बिटल पाया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे 2s। वही तीसरे कोष में अगर s ऑर्बिटल पाया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे 4s। तो 1s, 2s, 3s या 4s लिखे होने का मतलब ये है कि ये अलग अलग कोष में पाए जाने वाले s उपकोष हैं और ये अलग अलग एनर्जी लेवल पर पाए जाते हैं। यदि 1s उपकोष की बात करेंगे तो इसकी एनर्जी कम होगी, 2s उपकोष की बात करेंगे तो इसकी एनर्जी 1s से अधिक होगी, 3s की बात करेंगे तो ये 1s और 2s से अधिक होगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इनकी एनर्जी लेवल बढ़ती जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं 1s, 2s, 3s। तो 1s ऑर्बिटल जो है ये सबसे पहले कोष में पाया जाने वाला है, मतलब K कोष में। वही जो 2s होता है वो दूसरे कोष में पाया जाएगा, मतलब कि L कोष में पाया जाएगा। वहीं अगर हम 3s की बात करें तो ये किस कोष में पाया जाएगा, M कोष में पाया जाएगा। तो इस प्रकार जिस कोष में S उपकोष पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसके आगे 1s, 2s, 3s लगता जाता है। लेकिन आप ये पॉइंट याद रखिएगा, चाहे कोई भी कोष हो, S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए बात करते हैं हम p ऑर्बिटल की। तो p ऑर्बिटल की संरचना डंबल के आकार की होती है। याद रखिएगा p ऑर्बिटल की संरचना कैसी होती है, डंबल के आकार की होती है। p ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं और ये तीनों ऑर्बिटल डिपेंड करते हैं एक्सिस पर। यदि अगर x एक्सिस पे पाया जाने वाला ऑर्बिटल है, जैसे कि आप रेड कलर से देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा px ऑर्बिटल। अगर वो y एक्सिस पे पाया जाएगा तो py ऑर्बिटल, और z एक्सिस पे पाया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे pz ऑर्बिटल। तो इस तरह से 3 प्रकार के p ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। और मैंने बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3।
तीन कैसे, क्योंकि पी एक्स, पी वाई और पी जेड है, तो इस प्रकार पी ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखिएगा पी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले कोष में पी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता उसे हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमेशा पी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है दूसरे कोष से, अर्थात एल से। तो जब दूसरे कोष में पी ऑर्बिटल पाया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे 2p ऑर्बिटल। अगर तीसरे कोष में पी ऑर्बिटल पाया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे 3p ऑर्बिटल, जैसा कि एस में हम लोगों ने पढ़ा था। अब यदि एक्सिस के आधार पर अगर पी ऑर्बिटल को आप देखना चाहें तो जैसा कि मैंने बताया था कि पी ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो यदि इसका जो डंबल शेप ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस पे होगा तो वो होगा पी एक्स, जैसे कि पहले वाले इमेज में है। वहीं अगर वाई एक्सिस पे होगा तो उसे हम बोलेंगे पी वाई, जैसा कि आप दूसरे वाले इमेज में देख सकते हैं। और यदि जो डंबल ऑर्बिटल है, मतलब जो कि पी ऑर्बिटल है, अगर वो जेड एक्सिस पे होगा तो उसे हम बोलेंगे पी जेड ऑर्बिटल। अब इन तीनों को अगर मिक्स रूप से देखा जाए तो नीचे की तरफ तीनों को एक साथ मिलाकर आपको पी ऑर्बिटल दिखाया गया है। तो इस तरह से 3 तरह के पी ऑर्बिटल होते हैं। वही हम बात करें डी ऑर्बिटल की संरचना की, तो डी ऑर्बिटल की जो संरचना होती है द्विडंबल होती है, अर्थात 2 डंबल होते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो जिस एक्सिस पे पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका नाम पड़ता है। डी में मैक्सिमम आपके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। और मैंने बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो एस में 2, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही बात करें हम चौथे ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल की, तो इनकी संरचना जटिल होती है और ये कुल 7 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो बात हुई एसपीडीएफ के बारे में। मैं इनके फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ। एस को हम शार्प बोलते हैं, पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, डी को बोलते हैं डिफ्यूज़ और एफ को बोलते हैं फंडामेंटल, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। टेबल के बगल में मैंने बनाया है ऑर्बिटल की संख्या। तो जैसा कि मैंने बताया था जो एस सबसेल होते हैं, अर्थात जो एस उपकोष होते हैं, उसमें एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमेशा याद रखिएगा जितना ऑर्बिटल होगा उसका डबल इलेक्ट्रॉन होता है। वही बात करें हम पी उपकोष की, तो इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि 3 तरह के पी उपकोष होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। वही हम बात करें डी उपकोष की, तो ये 5 तरह के होते हैं। तो 5 तरह के होते हैं मतलब 5 ऑर्बिटल हुए, और 5 ऑर्बिटल हैं तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। वही बात करें हम एफ ऑर्बिटल की, तो एफ ऑर्बिटल 7 प्रकार के होते हैं, तो इनमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि कक्षा और कक्षक में क्या अंतर है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो कक्षा होता है वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। वहीं मैंने बताया था कक्षक के बारे में, तो कक्षक नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम स्थान होता है, वो 3D स्ट्रक्चर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है वो सबसे अधिक होती है। अर्थात जो कक्षक होते हैं उनमें लगभग 90 से 95% तक संभावना होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। यदि बात करें हम दूसरे अंतर की, तो कक्षा जो होता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की समतली गति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो एक समतल गति से घूमते रहते हैं। वहीं बात करें हम कक्षक में, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो एक त्रिविम गति से घूमते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। ये त्रिविम गति है इलेक्ट्रॉन के घूमने की। बढ़ते हैं तीसरे अंतर की ओर। कक्षा की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के तरंग लक्षण तथा अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, जबकि जो कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक तरंग लक्षण और अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित होता है। वहीं बात करें चौथे अंतर की, तो कक्षा जो होते हैं सभी वृत्ताकार व तस्तरीनुमा संरचना होते हैं। वही बात करें हम कक्षकों की, तो विभिन्न कक्षकों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम बात करें एस
उपकोष की तो यह गोलाकार, पी उपकोष डमरू के आकार का, डी उपकोष द्विडंबल आकार का होता है। तो कच्छक की जो आकृति होती है वो डिपेंड करती है आपके उपकोष पे। बढ़ते हैं फिफ्थ डिफरेंस की ओर। तो जो कच्छ होते हैं उनमें कोई दैशिक लक्षण अर्थात कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा हमें पता नहीं चलती। वहीं हम बात करें कच्छक की, तो कच्छक में एस कच्छक को अगर छोड़ दें तो सभी कच्छक हमें डायरेक्शनल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात इसमें हम इलेक्ट्रॉन की दिशा को देख सकते हैं। वही बढ़ते हैं 6 पॉइंट की ओर। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है 2n², जहाँ पर n क्या है, कक्षों की संख्या है। तो 2n² फार्मूले का हम यूज़ करेंगे बोर के नियम में। जब मैं आपको बोर का नियम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इस पॉइंट को समझाऊंगा। वही बात करें हम कक्षक की, तो किसी भी कक्षक में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। मैंने बताया था कि किसी भी आर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। बढ़ते हैं 7वें अंतर की ओर। मैंने बताया था जो कक्षा होता है उसे हम मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं और इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वही बात करें हम कक्षक की, तो कक्षक को हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं और इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बढ़ते हैं लास्ट डिफरेंस की ओर। तो जो कक्षा होते हैं ये सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जो वृत्ताकार पथ होता है इलेक्ट्रॉन के मूव करने का वो सबसे बड़ा होता है, जबकि जो कक्षक होता है यह सबसे छोटा होता है। ये तो बात हुई कक्ष और कक्षक में अंतर की। तो आपको इमेज में मैं दिखा देता हूँ कि कैसे सेल होते हैं। तो मैंने बताया था जो वृत्ताकार पथ होता है उसको हम बोलते हैं कक्ष या सेल। वहीं सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं सब सेल अर्थात उपकोष। जैसा कि यहाँ पर सेल के अंदर सब सेल दिखाई दे रहा है एस और पी, क्योंकि जो पी होता है वो दूसरे कोष से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे 2s और 2p लिखा हुआ है। और एस में केवल एक ऑर्बिटल होता है, इसलिए एक ऑर्बिटल बॉक्स में दिखाया गया है। वहीं पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, इसलिए इन्हें 3 बॉक्स के थ्रू दिखाया गया है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि सेल, सब सेल और ऑर्बिटल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु में कोष, उपकोष और कक्षक कहाँ पाए जाते हैं, कक्षा और कक्षक में क्या अंतर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।